Good morning, all of you. I welcome all of you to this wonderful session. If everything is perfect, ऑडियो एकदम बढ़िया जा रहा है, वीडियो एकदम बढ़िया जा रहा है, पहले तो मुझे एक बार वाई टाइप करो सो दैट वी कैन स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन. फटाफट से वाई टाइप करिए अगर आप मुझे बढ़िया तरीके से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं. विद इन 2 मिनट्स हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं. बहुत ही बेहतरीन सेशन रहने वाला है. बहुत सारे बढ़िया बढ़िया शब्द लेकर आया हूँ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया न्यूज़ भी लेकर आया हूँ. सारे एक साथ कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे और आज का टारगेट पूरा करेंगे. पहले भाई तैयार हो जाइए पूरी एनर्जी के साथ. जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पर स्थिर हो जाइए. 1 घंटे के लिए मूव नहीं करना है. बॉडी स्थिर होनी चाहिए लेकिन कम्युनिकेशन स्थिर नहीं होना चाहिए. आवाज आनी चाहिए. जबरदस्त तरीके का कमिटमेंट होना चाहिए फॉर द एंटायर 1 आवर. रेपिटेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए. जितनी बार रिपीट कर सकते हो, जितनी बार रिपीट कर सकते हो उतनी बार रिपीट करोगे और जितनी इंटेंसिटी के साथ कर सकते हो. लगना चाहिए कि माहौल क्रिएट हो रहा है. सारा खेल ही माहौल का है. माहौल क्रिएट होना चाहिए. देन वी आर गोइंग टू रूल. तब हमें पता चलेगा कि वाकई में जो हम सीख रहे हैं ना वो हम रिटेन भी कर पा रहे हैं अपने दिमाग में. देखिए ये रहा विजुअल. आपकी आंखें काम कर रही हैं, मैं बोल रहा हूं, आपके कान काम कर रहे हैं. और जब आप बोलना शुरू करेंगे तो तीसरी सेंस भी इन्वॉल्व होगी. और जितनी ज़्यादा सेंसेस लर्निंग में इन्वॉल्व होती हैं उतनी ही बेहतरीन लर्निंग जो है वो हमें रिसीव होती है. सारे के सारे ठीक है. चलिए फटाफट से. मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है. कुछ पूछ रहे हैं कि ग्रामर की क्लास लगाओगे या नहीं लगाओगे, पूरा कोर्स कराओगे या नहीं कराओगे. कुछ आरसी के बारे में बात कर रहे हैं. मैं ज़रूर नवंबर स्टार्ट में यानी 1 नवंबर, मोस्ट प्रॉब्ली बाय द 2 नवंबर मैं कुछ ना कुछ ज़रूर स्टार्ट करूंगा. हो सकता है ग्रामर स्टार्ट करूं, हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पूरा कोर्स स्टार्ट करूं, बट करूंगा ज़रूर 1 नवंबर के आसपास. सबसे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक ज़रूर करिए. और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपको लगता है इंटरेस्टेड रहेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट में, उनके साथ ज़बरदस्त शेयर मारिए. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो कनेक्ट होने चाहिए. विद इन आ मिनट में क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं. होपफुली जो भी मैंने आपको अभी तक कराया है आपने रिवाइज किया होगा, आपके दिमाग में उतना ही फ्रेश होगा जितना उस दिन था जब मैं करा रहा था. मैंने आपको यह भी कहा था कि जब हमारे 5 सेशंस पूरे हो जाएंगे, कितने 5 सेशंस पूरे हो जाएंगे, तो मैं आपको एक वर्कशीट देने वाला हूं जिसमें 5 सेशन का करंट और 5 ही सेशन का वोकैब एग्जामिनेशन फॉर्मेट में, एमसीक्यूज की फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा. आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको एग्जाम की तरह एक बार हैंडल करके देखिए. आज शाम को 6 बजे टेलीग्राम चैनल पर मैं उसको अपलोड कर दूंगा. आराम से आधा घंटा लगाइए. 60-70 क्वेश्चंस होंगे, उनको एक बार सॉल्व करके देखिए आपसे सॉल्व होते हैं या नहीं होते. अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई की है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. आपको लगेगा यार 5 दिन जो मैंने लगाए थे ना वेस्ट नहीं गए, कहीं ना मैं लर्निंग गेन कर रहा हूं. और वो कॉन्फिडेंस हमें आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टेलीग्राम का लिंक अगर आपके पास नहीं है, आपसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, टेलीग्राम का जो लिंक अगर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा. अगर आप लोग ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम पर भी परसों से मैंने कुछ शुरू किया है. मैं डेली के वहां पर 4 या 5 चीजें डाल रहा हूं. जैसे डेली के करंट अफेयर्स डाल रहा हूं, डेली की वोकैबुलरी डाल रहा हूं, डेली का स्टैटिक जीके डाल रहा हूं, सिग्निफिकेंस ऑफ द डे डाल रहा हूं. आज से बुक्स भी शुरू करूंगा. मतलब 5-6 चीजें जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे 30 सेकंड के कॉन्सेप्ट्स भी डाल रहा हूं. तो अगर आप ऐसी किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं तो इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं. नीचे जो है उसका लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है. एक बार जबरदस्त तरीके से रेडी टाइप करके दे दो. मैं क्लास का शुभारंभ करने जा रहा हूं. फटाफट से रेडी टाइप करिए. क्लास को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं. चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. मनिंद्र बेटा प्रोसेस में है. अगर आनी चाहिए तो बेहतरीन चीज आनी चाहिए. आप जो है मोस्ट प्रॉब्ली आपको 2-4 महीने और वेट करना पड़ेगा, बट आएगी जरूर. कुछ चीजें हैं, सिलेबस वगैरह भी सरकार चेंज कर रही है तो उसके कारण से अभी स्टॉप लगाया हुआ है, रोका हुआ है. बट ऐसे जैसे ही थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी सीईटी वगैरह के बारे में डेफिनेटली लॉन्च करूंगा. तैयार रखिए, बस कुछ चीजें हैं जो ऐड करनी है. आते हैं हमारे पहले सवाल पर. एनर्जी का ग्राफ 100% होना चाहिए
कमिटमेंट का ग्राफ 100% होना चाहिए, लर्निंग को लेकर जो इच्छा है वो 100% होनी चाहिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फॉर विच नॉवल वॉज द श्रीलंकन ऑथर शेहान करुणातिलक अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज रिसेंटली। कौन सी किताब के लिए? आपने पढ़ा होगा कि समाचार चल रहा है कि श्रीलंका के शेहान करुणातिलक जो हैं उनको इस साल का बुकर प्राइज दिया गया है। और ये जो बुकर प्राइज दिया गया है, सवाल ये है कि इनमें से कौन सी किताब के लिए, इनमें से कौन सी किताब के लिए ये जो है बुकर प्राइज दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जानने वाला, कि हमारा नाम याद कर लो, नाम क्या है? शेहान करुणातिलक। क्या नाम है? शेहान करुणातिलक। इनको क्या मिला? बुकर प्राइज मिला है। क्या मिला? बुकर प्राइज मिला है। कहां के हैं ये? श्रीलंका के हैं। कहां के हैं ये? श्रीलंका के हैं। शेहान करुणातिलक कहां के हैं? श्रीलंका के हैं। इनको क्या मिला है? इनको बुकर प्राइज मिला है। सवाल ये है कि इनमें से कौन सी किताब के लिए, कौन सी किताब के लिए, कौन सी बुक के लिए जो है इनको ये पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा, जो किताब है उसका नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडिया। जो किताब है उसका नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडिया। क्या नाम है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडिया के लिए इनको जो है पुरस्कार मिला है। किताब का नाम मत भूलिएगा, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडिया। एग्जामिनेशन के लिए ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नाम क्या है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडिया। की पॉइंट देखते हैं, नाम क्या है? शेहान करुणातिलक। क्या मिला? बुकर प्राइज। कहां के हैं? श्रीलंका के हैं। कौन सी किताब के लिए? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडिया। ये जो बाकी मैंने किताबों के नाम लिखे हैं, ये किताबें भी कंसिडर की जा रही थी, लेकिन विजेता के रूप में जो किताब उभर कर आई है वो है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडिया। फटाफट से जो अभी अभी कनेक्ट हो रहे हैं बेटा, इसको शेयर करिए जितना पॉसिबल है। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, लाइक करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका कमिटमेंट पता चलना चाहिए आप क्लास को लेके कितने इंटरेस्टेड हैं और कितने कमिटेड हैं। शेहान करुणातिलक, श्रीलंका। किताब का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडिया। क्या नाम है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडिया। अगर थोड़ा डीप में गए तो आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि अभी इनको, जिनको शेहान करुणातिलक, जिनको बुकर प्राइज मिला है, इनकी पहली किताब कौन सी थी? तो याद रखिएगा, इनकी पहली किताब थी चाइना टाउन। इनकी पहली किताब क्या थी? चाइना टाउन थी, जो 2011 में पब्लिश हुई थी। पहली किताब कौन सी थी? चाइना टाउन थी, जो 2011 में पब्लिश हुई थी। इस किताब को भी कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था। इस किताब को भी कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था। जनरली इतनी डिटेलिंग में जाते नहीं है, लेकिन अगर चले जाएं, कठिन सवाल बना दें, तो पहली किताब शेहान करुणातिलक की कौन सी थी ना? किताब का नाम था चाइना टाउन। क्या नाम था? चाइना टाउन। और इनको कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था। यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये जो शेहान करुणातिलक हैं, ये कौन से श्रीलंकाई हैं, मतलब कौन से नंबर पर आते हैं जिनको ये प्राइज मिला है। तो याद रखिएगा, ये दूसरे श्रीलंकाई हैं, दूसरे श्रीलंकन हैं जिनको बुकर प्राइज से नवाजा गया है। ये सेकंड श्रीलंकन है। ही इज द सेकंड श्रीलंकन टू गेट द बुकर प्राइज। ये क्या है? सेकंड श्रीलंकन है। पहला जो श्रीलंकन थे जिनको मिला था वो थे माइकल ओंडेजे। माइकल ओंडेजे जो थे वो पहले श्रीलंकन थे जिनको बुकर प्राइज मिला था। ये छोटी छोटी जानकारियां जो हैं वो पूछी जा सकती हैं आपसे, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार रिपीट कर लीजिए। क्या ऑथर, नाम क्या है ऑथर का, कौन सी किताब के लिए मिला है और कौन से श्रीलंकाई हैं, पहली किताब कौन सी थी इनकी। अब देखिए, जो पहला शब्द है, जो फर्स्ट वर्ड जो है, जो हम देखने जा रहे हैं, वो फर्स्ट वर्ड है हमारा। अगर आप देखेंगे कंपटीशन की जर्नी अगर आपकी 1-2 साल पुरानी रही है और आप जो है तैयारी वो 1-2 साल पहले से कर रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए
कि ये जो वर्ड है ये एग्जाम का बार बार रिपीट होने वाला वर्ड है। आपके लिए मैंने कुछ नया भी किया है आज से, कि जो भी मैं वर्ड यहां पर लिख रहा हूं उसको सिग्निफाई करने के लिए मैंने एक पिक्चर भी लगाई है, ताकि आप इस पिक्चर से भी रिलेट कर पाएं। पहले तो ये कहानी है, ये देखिए कल की न्यूज की कटिंग है जो मैंने यहां पर लगाई हुई है, और यहां पर ये कहा जा रहा है what the judges particularly admired was the ambition of its scope and the hilarious audacity। ऑडेसिटी जो वर्ड है वो यूज किया गया है। ऑडेसिटी का मतलब होता है निसंकोच, पूरे साहस के साथ जब आप किसी चीज को बयां करते हैं, बिना हिचके बिना झिझके जब आप किसी चीज को बयां करते हैं तो उसके लिए साहस चाहिए होता है, और वहीं से जो वर्ड बना है वर्ड है ऑडेसिटी। मैंने उसी का एडजेक्टिव लिखा है। क्या लिखा है? एडजेक्टिव लिखा है। द वर्ड इज ऑडेशियस। वर्ड क्या है? ऑडेशियस। क्या है? ऑडेशियस। वर्ड क्या है? ऑडेशियस। ठीक है। हाँ, जो किताब थी उसका नाम चाइना मैन था, चाइना टाउन नहीं था, आई थिंक चाइना मैन था। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना एक बार। वर्ड क्या है? ऑडेशियस। द वर्ड इज ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी, या कभी कभी नेगेटिवली इसको ढीठ की तरह भी यूज करते हैं। यहां पर मैंने बाहुबली जी की फोटो लगा रखी है। पूरी मूवी ही साहस के परिचय के बारे में थी कि उनमें कितना साहस था, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। वर्ड हमारा क्या है? ऑडेशियस वर्ड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिए। द वर्ड इज ऑडेशियस। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जब ये पूछा जाता है तो जो फ्रेज लिखकर आता है, वन हु इज विलिंग टू टेक रिस्क एंड बोल्ड डिसीजंस। एक ऐसा इंसान जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो, जो रिस्क लेने से घबराए नहीं, और जो बोल्ड डिसीजंस ले सके, और जो बोल्ड डिसीजंस ले सके, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑडेशियस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ऑडेशियस कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो घबराए नहीं, रिस्क ले ले और बोल्ड डिसीजंस ले सके, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑडेशियस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ऑडेशियस कहते हैं। द राइट वर्ड इज ऑडेशियस। अब देखिए इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जो एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंटली पूछे जाते हैं। कुछ सिनोनिम्स ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंटली बार बार रिपीट होते हैं। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला जो सिनोनिम है वो है इंट्रैपिड। क्या है? इंट्रैपिड का मतलब साहसी होता है। क्या मतलब होता है? साहसी। वर्ड क्या है हमारा? इंट्रैपिड। द वर्ड इज 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 इंट्रैपिड। अब देखिए दूसरा वर्ड है इंसोलेंट। दूसरा वर्ड क्या है? इंसोलेंट। दूसरा वर्ड है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब है जिसको डगमगाया ना जा सके, जो इतना स्थिर हो, जिसने जो ठान लिया वो करके ही मानेगा, इतना साहस हो उसमें जिसको हिलाया नहीं जा सकता। वर्ड है इंसोलेंट। पहला शब्द हमारा क्या है? द फर्स्ट वर्ड इज इंट्रैपिड। जो पहला शब्द है वो क्या है हमारा? द फर्स्ट वर्ड इज इंट्रैपिड। द सेकेंड वर्ड इज इंसोलेंट। पहला शब्द हमारा इंट्रैपिड है, दूसरा शब्द हमारा इंसोलेंट है। पहला इंट्रैपिड है, दूसरा इंसोलेंट है। पहला इंट्रैपिड है, दूसरा इंसोलेंट है। कभी आप कहीं एडवेंचर के लिए गए हैं? जब मैं आपसे कहता हूं कि कहीं आप एडवेंचर के लिए गए हैं तो आपके दिमाग में कौन सी जगह आती है? ऐसी जगह जहां जाना मुश्किल हो, राइट? एडवेंचर के लिए हम कहां जाते हैं? लेह लद्दाख जाते हैं, है ना? कहां जाते हैं? हिली स्टेशंस पर जाते हैं, क्योंकि वो जर्नी कैसे, उस जर्नी को करने के लिए हमें साहस की जरूरत होती है, साहस का परिचय देना होता है। आसान काम नहीं होता, हर किसी के बस की बात नहीं होती, और इसीलिए वहां से जो वर्ड बना है वो वर्ड है हमारा एडवेंचरस। वो वर्ड है हमारा एडवेंचरस। द वर्ड इज एडवेंचरस। 3 शब्द हो गए हमारे। पहला शब्द है हमारा इंट्रैपिड, द सेकंड वर्ड इज इंसोलेंट, द थर्ड वर्ड इज एडवेंचरस। थर्ड वर्ड इज एडवेंचरस। जब हम ये कहते हैं कि ये काम हमारे लिए मुश्किल है, जब हम ये कहते हैं कि ये काम हमारे लिए मुश्किल है, एक वर्ड है उसके लिए, वर्ड है डॉन्टिंग। वर्ड क्या है? डॉन्टिंग। इफ समथिंग इज डिफिकल्ट फॉर अस, अगर हमारे लिए
कुछ मुश्किल है तो उसको हम कहते हैं डॉन्टिंग। ये टास्क जो है डॉन्टिंग है, ये टास्क जो है मुश्किल है। जिस किसी के लिए भी कुछ भी मुश्किल ना हो, अगर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है तो ऐसे काम को हम कहते हैं डोंट लेस। लेस का मतलब नहीं, डोंट लेस। साहसी आदमी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, साहसी आदमी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, और इसीलिए उसको कहते हैं क्या, डॉन्टलेस। ये 4 गोल्डन वर्ड्स हैं जो अडेशियस को लेके बार 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 पूछे जाते हैं। पहला वर्ड है इंट्रेपिड, दूसरा है इंसोलेंट, तीसरा है एडवेंचरस, और चौथा क्या है, चौथा है हमारा डॉन्टलेस। चौथा वर्ड हमारा डॉन्टलेस है, याद रखिएगा। जबरदस्त तरीके से रिपीट कर दीजिए एक बार मेरे लिए, जहां कहीं भी बैठे हैं। ओरिजिनल वर्ड ऑडेशियस, क्या है, ऑडेशियस। पहला इंट्रेपिड, दूसरा इंसोलेंट, तीसरा एडवेंचरस, एंड द फोर्थ वन, चौथा वाला वर्ड है हमारा डॉन्टलेस। क्या है, डोंट लेस। तो भैया कहा जा रहा है ये जो हमारे लेखक हैं शेहान करुणातिलक, जिनको अभी अभी बुकर प्राइज मिला है, इनकी जो लिखने की स्टाइल है बहुत साहस से लिखते हैं, बहुत ऑडेसिटी से लिखते हैं, बहुत ही ऑडेशियस हैं, बहुत ही इंट्रेपिड हैं, बहुत ही इंसोलेंट हैं, बहुत ही एडवेंचरस हैं, बहुत ही डॉन्टलेस हैं। ये सारी क्वालिटीज इनको सिग्निफाई करती हैं। अब ये देखिए बढ़िया बढ़िया बातें हो गई हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि बेलिकोस का मतलब भी होता है क्या, बेलिकोस, याद रखिएगा। देखिए जो वर्ड है ना बेलिकोस, BELLICOSE, इसका मतलब साहसी नहीं होता, इसका मतलब बेसिकली लड़ाका होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो वर्ड है बेलिकोस, इसका मतलब लड़ाका होता है, जो लड़ने के लिए तैयार रहता है, जो लड़ने के लिए तैयार रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखो क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बताऊं, और ये सबसे बेवकूफी भरी चीज है इस दुनिया की, इससे ज्यादा बेवकूफी भरी चीज किसी स्टूडेंट के लिए नहीं हो सकती, किसी टीचर के लिए नहीं हो सकती। अक्सर क्या किया जाता है कि वोकैबुलरी के नाम पर या वोकैबुलरी को मजाक सा बना के रख दिया जाता है। मैंने देखा था, एक बच्चे ने पूछा भी अभी कि बेलिकोस को पढ़ाया गया कि जैसे कि बिल्ली गई ग्लूकोज लेने, उसकी लड़ाई हो गई बिल्ले के साथ, तो बिल्ली बन गई बेलिकोस। बेलिकोस मतलब लड़ाका। अब तुम ये ज्ञान लेके तुम एग्जाम में जा रहे हो, सामने सामने तुम्हारे बेलिकोस आ रखा है, उसका सिनोनिम आ रखा है, तुम सोच रहे हो बिल्ली गई थी ग्लूकोज लेने गई थी, बिल्ले से लड़ाई हो गई थी, लड़ाका। तुम्हारे दिमाग में सब फालतू का बकवास आ रहा है, लेकिन उसके ऑप्शन में, उसके आंसर के तौर पर वर्ड दिया हुआ है पग्नेशियस। तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी इस आंसर तक पहुंचते पहुंचते, तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी इस आंसर तक पहुंचते पहुंचते, अगर तुम उस घटिया तरीके से वो कैप को याद करने की कोशिश करोगे। हाँ, टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, बट एग्जाम में यार उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। इस बात को समझिए, एग्जाम में उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बात हमें समझनी चाहिए कि अगर एग्जाम में जो शब्द है वो अंग्रेजी में पूछा जाता है तो ऑप्शंस भी अंग्रेजी में ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर ऑप्शन हिंदी में आ जाएगा तो कहानी के सहारे, बेवकूफी के सहारे इसको याद कर लिया जाए। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। याद करने का एक ही तरीका है, वो तरीका है कि कॉन्टेक्स्ट में याद करो। अगली बार से जब भी तुम ऑडेशियस सुनोगे, तुम्हारे दिमाग में शेहान करुणातिलक की तस्वीर आएगी कि इनको बुकर मिला था, इनको लिखने का जो स्टाइल था वो ऑडेसिटी से भरा हुआ था। अब आ जाइए जरा इसके एंटोनिम्स पर। एंटोनिम्स उल्टा। अब उल्टा
आई थिंक अभी आवाज आ रही होगी आपको मेरी, आई थिंक अभी आपको आवाज आ रही होगी मेरी, सर्च करो कहीं होगी। अगर आवाज आ रही है तो एक बार वाई टाइप करिए, अगर आवाज आ रही है तो एक बार वाई टाइप करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब ऑपोजिट में हम जा रहे हैं, ऑपोजिट है हमारा कावर्ड। ऑपोजिट क्या है हमारा? कावर्ड है। अब देखिए टिमिड हो गया, शाय हो गया, माउसी जो चूहे जैसा हो, चूहा जनरली क्या माना जाता है? डरपोक माना जाता है। चूहे को हम क्या बोलते हैं? डरपोक बोलते हैं। तो वहीं से जो शब्द बना है, शब्द है हमारा माउसी। द वर्ड इज माउसी। जो शब्द बना हुआ है वो शब्द है माउसी। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा शाय, टिमिड, माउजी जो है वो तीनों इसके सिनोनिम हो सकते हैं। और एक वर्ड है मीक। एक वर्ड क्या है? मीक। तो मीक, शाय, टिमिड और माउसी। 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 मीक, शाय, टिमिड और माउसी जो है वो क्या बनेंगे? हमारे राइट वर्ड्स बनेंगे। वो क्या बनेंगे? हमारे राइट वर्ड्स बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट समाचार पर आते हैं। ये देखिए आज का जो हमारा द हिंदू है, फ्रंट पेज पर ये समाचार है, इंपॉर्टेंट भी है समझने के लिए। पूछा जा रहा है हु इज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? तो मुझे लगता है कि सभी को पता होगा, अगर थोड़ा बहुत समाचार सुनते हो तो भाई दो लोग कंटेंडर थे। एक तो शशि थरूर जी कंटेंडर थे और एक मल्लिका अर्जुन खड़गे कंटेंडर थे। तो भाई शशि थरूर जी को हराकर जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं उनको नया प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नॉन गांधी हैं ये, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इससे पहले कौन था? सोनिया गांधी जी थी, राइट। कौन बने हैं? मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज हो सकता है कि यहां से यह सवाल भी पूछ लिया जाए कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1885 में, 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अभी जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, प्रीवियस सोनिया गांधी जी थी। 1885 में ये बनी थी। पहले जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे वोमेश चंद्र बैनर्जी। ये भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ लें। वोमेश चंद्र बैनर्जी जो हैं वो पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, याद रहेगी। और अगले हु इज इलेक्टेड एज यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों ही सही। अब देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये न्यूज काफी दिनों तक चलेगी तो आपको याद रहेगी। अब देखो यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है, वर्ड है स्टिंट। कहा जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने क्या किया? थैंक्स, इन्होंने मल्लिका अर्जुन खड़गे जी ने सोनिया गांधी का धन्यवाद किया। किस बात का? कि उनका स्टिंट जो है कांग्रेस में रहा लगभग कितना? 2 डेकेड्स का रहा। मतलब 20 साल के स्टिंट के लिए, जिस 20 साल के स्टिंट में जो कांग्रेस का भला हुआ है उसके लिए मल्लिका अर्जुन खड़गे जी ने सोनिया गांधी जी को धन्यवाद दिया है। वर्ड है स्टिंट। 20 साल का क्या? 20 साल का क्या रहा है? सोनिया गांधी का 20 साल का क्या रहा है? तो 20 साल का रहा है कार्यकाल। स्टिंट जो वर्ड है, याद रखिएगा, वर्ड क्या है? स्टिंट, STINT। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। वर्ड क्या है? स्टिंट। द वर्ड इज स्टिंट, STINT। एक बार जोरदार तरीके से रिपीट कर दीजिए, वर्ड है हमारा स्टिंट।
वर्ड क्या है हमारा? स्टिंट। वर्ड क्या है हमारा? स्टिंट। स्टिंट क्या है? एक नाउन है, ठीक है, क्या है? एक नाउन है, और इसको हिंदी में कहते हैं कार्यकाल। हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यकाल कहते हैं। अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड डूइंग समथिंग, एक फिक्स निर्धारित समय, जिस समय आप कोई स्पेसिफिक काम करते हैं, उसी को कार्यकाल कहते हैं। याद हो जाएगा। अब देखो एग्जामिनेशन में इसके कुछ सिनोनिम पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। पहला सिनोनिम इसका जो है टेन्योर है। टेन्योर का मतलब अवधि होता है, बेसिकली क्या होता है? अवधि। तो किसी, लेकिन इसके लिए भी यूज करते हैं। वर्ड है टेन्योर। द फर्स्ट वर्ड इज टेन्योर, एक अवधि जिस दौरान कोई कार्यभार या कार्यकाल संभाला गया हो। वर्ड क्या है हमारा? टेन्योर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ड है टेन्योर। मैंने एक पिक्चर लगा रखी है रिलेट करने के लिए। वर्ड है हमारा टेन्योर। वर्ड क्या है हमारा? टेन्योर। याद रखिएगा, वर्ड क्या है हमारा? टेन्योर। एक बार लाइक जरूर करिएगा। वर्ड क्या है हमारा? टेन्योर। वर्ड क्या है हमारा? टेन्योर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड इनकम्बेंसी। वर्ड क्या है? इनकम्बेंसी। आगे चल के आगे के सेशन में मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं बहुत डिटेल में, मेन वर्ड लेके इसको डिस्कस करूंगा, तो इसको बस एक बार पढ़ लीजिए, आगे इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्ड है टेन्योर, दूसरा इनकम्बेंसी। दूसरा क्या है? इनकम्बेंसी। कल अगर आपको कल की क्लास याद है तो मैंने एक वर्ड कराया था आपको सिनोनिम में, वर्ड था रीनिंग, और मैंने कहा था इसका मतलब राज करना। क्या मतलब है? राज करना। तो रीनिंग का जो रीन वर्ड है उसका मतलब होता है राज। राज मतलब जिस अवधि पर आप ऊपर वाली कुर्सी पर बैठे हो। वर्ड है कार्यकाल। वर्ड क्या है? कार्यकाल। याद रखिएगा, टर्म तो बहुत ही आसान शब्द है, सभी को पता होगा। टेन्योर, इनकम्बेंसी, रीन और टर्म। 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 टेन्योर, इनकम्बेंसी, रीन और टर्न। टेन्योर, इनकम्बेंसी, रीन और टर्न। ये याद रखिएगा, टर्म। टेन्योर, इनकम्बेंसी, रीन और टर्म। क्या वर्ड था? स्टिंट। स्टिंट का मतलब कार्यकाल। खड़गे जी ने धन्यवाद किया सोनिया गांधी जी का, किसके लिए? उनका जो 2 डेकेड्स का स्टिंट रहा है कांग्रेस में। 2 डेकेड का क्या रहा है? कार्यकाल रहा है। क्या रहा है? कार्यकाल रहा है। तो स्टिंट का मतलब क्या होता है बेटा? स्टिंट का मतलब है कार्यकाल। क्या मतलब है? कार्यकाल। टेन्योर, इनकम्बेंसी, रीन और टर्म याद रहेंगे सभी को। आते हैं अगले समाचार पर। बहुत ही बढ़िया न्यूज है, और अगर मैं कहूं ऐसे न्यूज जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बने होते हैं। ये जो न्यूज है ये बना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। क्या है? अभी अगर आपको कल की क्लास याद है तो मैंने एक आंसर दिया था, हैदराबादी हलीम दिया था। जो हैदराबादी हलीम है उसको जीआई अवार्ड मिला था बेस्ट फूड का इंडिया में। बेस्ट फूड का जीआई अवार्ड मिला था किसको? हैदराबादी हलीम को। तो अब जापान ने क्या किया है? जापान ने नॉमिनेशन भेजा है। उनका एक आइटम है, एक फूड आइटम है जो है निहोंशु साक। इसको क्या बोलते हैं? निहोंशु साक। इसका नॉमिनेशन भेजा है किसने? जापान ने भेजा है, और कहा है कि इसको भी जीआई टैग में शामिल कर लीजिए। मतलब ये जो है जापान का ड्रिंक है। ये क्या है? जापान का। कल का न्यूज याद करिए। कल का न्यूज हम कह रहे थे कि कौन से फूड को जीआई अवार्ड मिला है? वो था हैदराबादी हलीम, राइट। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जापान ने भी क्या किया है? नॉमिनेशन भेजा है। क्या भेजा है? नॉमिनेशन भेजा है, और कहा है कि हमारा ये जो बेवरेज है, मैंने फोटो लगा रखी है, बियर टाइप की है, हमने फोटो लगा रखी है, और कहा है कि ये जो हमारा बेवरेज है निहोंशु साक, ये जो हमारा बेवरेज है निहोंशु साक, इसको भी आप शामिल कर लीजिए। किसमें? जीआई के टैग में दे दीजिए, क्योंकि ये हमारा खुद का ड्रिंक है। सवाल कहता है कि निहोंशु साक जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज में देखा गया है, ये कौन से देश का बेवरेज है? ये कौन से देश का बेवरेज है? तो याद रखिएगा, ये जो निहोंशु साक है ये जापान का बेवरेज है। ये कहां का बेवरेज है? जापान का बेवरेज है। ये खबर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जीआई टैग के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जीआई टैग के लिए जापान की तरफ से कोई नॉमिनेशन आया है। जापान की तरफ से भेजा हुआ
पहला नॉमिनेशन है कि इसको जो है आप शामिल कर लीजिए, किसमें, जीआई टैग में शामिल कर लीजिए। और ये इसका मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ठीक है, इसमें जो है आप क्या कर लीजिए, शामिल इसको कर लीजिए। आंसर है इसका जापान। निहोंशु सुनकर ही लगता है ना जापानी जापानी, कंफ्यूज आप हो जाओगे शायद चाइना और जापान में, क्योंकि बांग्लादेश का तो नहीं लगता ये। तो आप इस बात को समझिएगा ये कहां का है, जापान का है। जापान ने जो है वो निहोंशु साक को भेजा है और ये फर्मेंटिंग राइस से जो है वो बनता है। निहोंशु जापान, निहोंशु जापान, निहोंशु साक जापान, निहोंशु साक जापान। किसके लिए, जीआई टैग के लिए, जीआई टैग के लिए। कल भी इस बारे में बात हुई थी, इंडिया की तरफ से कौन जीता, हैदराबादी हलीम। कल हम इसको डिस्कस कर रहे थे क्लास में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ड है अप्रेंटिस। वर्ड क्या है हमारा, अप्रेंटिस। अभी अप्रेंटिस वर्ड कहां से आ गया, तो ये जो कहानी है ना, ये जो अगर आप देख रहे हैं ना, ये जो मैंने कटिंग लगाई हुई है, इसमें पता है क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि पहले जापान में ये ड्रिंक बनाया जाता था, सरकार बनाती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इसको पॉपुलैरिटी मिली तो लोग, जो अमीर लोग थे, उन्होंने इसकी फैक्ट्री खोल ली और अप्रेंटिस रखकर, यानी अप्रेंटिस को रख लेते थे और वो बनाया करते थे क्या, ये बेवरेज बनाया करते थे। अब अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, देखो अप्रेंटिस का मतलब बताने के लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया सी पिक्चर लगाई है। आपने ये मूवी मेरे ख्याल से जरूर देखी होगी। आपने अगर ये मूवी देखी है तो ये मूवी में क्या होता है कि ये जो राजपाल यादव है, ये क्या है, ये परेश रावल जो होता है उसका अप्रेंटिस होता है। अप्रेंटिस मतलब चेला हो सकता है, चेला मतलब जो क्लर्क लेवल का काम करता है, जो खुद ट्रेंड नहीं होता लेकिन काम करने के लिए रखा हुआ होता है, ठीक है, जो ट्रेनिंग ले रहा होता है। यस और नो। तो अगर आपने देखी है तो ये जो बंदा है ये क्या था, ट्रेनी था, ट्रेनी था ना उसका, परेश रावल का, मूवी में चुप चुप के में। तो अप्रेंटिस का भी मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लो पे, एक ऐसा आदमी जो कम सैलरी पर काम करे, एक ऐसा आदमी जो कम सैलरी पे काम करे, इन ऑर्डर टू लर्न द स्किल्स नीडेड इन अ पर्टिकुलर जॉब। और उद्देश्य ये हो कि वो स्किल्स जो है, उस काम के लिए जो स्किल्स चाहिए वो सीख जाएगा। ठीक है, ऐसा आदमी जो कम पे पर काम करे, और उसका काम करने का मकसद ये हो कि भैया काम को सीखना है। काम को, जब आप कहीं नई जगह नौकरी पे लगते हो या नहीं भी लगते तो आप कभी काम सीखने के लिए इंटर्न बन जाते हो, आपने सुना होगा। इंटर्न क्या होता है, काम सीख रहा होता है, पैसे मिलते हैं, थोड़े से काम करवाते हैं बहुत सारा और कह देते हैं हम तो सिखा रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, अप्रेंटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रेंटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रेंटिस कहते हैं। और ये सारे वर्ड जो भी सरकारी नौकरी की प्लान कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इनमें से ज्यादातर शब्द आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखे होंगे, इनमें से ज्यादातर शब्द आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखे होंगे, लेकिन कुछ इनमें से बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, कोई भी वैकेंसी आती है, स्पेशली आईबीपीएस की वैकेंसी आती है, पीओ क्या बोलते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर। क्या बोलते हैं, प्रोबेशनरी। प्रोबेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप उसका क्लॉज पढ़ेंगे तो 2 साल तक आपको ट्रेनिंग में रखा जाता है। प्रोबेशन का मतलब होता है ट्रेनर, मतलब ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग ले रहा है। तो पहला मीनिंग क्या है, प्रोबेशनर है। पहला मीनिंग क्या है, प्रोबेशनर। द फर्स्ट मीनिंग इज प्रोबेशनर, द फर्स्ट मीनिंग इज प्रोबेशनर, 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 प्रोबेशनर। ट्रेनी, ट्रेनी तो बहुत ही आसान शब्द है। ट्रेनी का मतलब होता है जिसने ट्रेनिंग लेना शुरू किया है, जिसने ट्रेनिंग लेना शुरू किया है वो है ट्रेनी। प्रोबेशनर का भी सेम मीनिंग है। एक शब्द आपने सुना होगा, मेंटोर। मेंटोर वो है जो सिखाता है, मेंटी वो है जो सीखता है। मेंटोर वो है जो सिखाता है और मेंटी वो है जो सीखता है। मेंटोर वो है जो सिखाता है और मेंटी वो है जो सीखता है। 3 गोल्डन वर्ड्स तैयार हो रहे हैं। पहला है ट्रेनी, दूसरा है प्रोबेशनर, तीसरा है मेंटी। सारे हैं किसके, अप्रेंटिस के। अप्रेंटिस देखते ही ये वाली फोटो आपके दिमाग में आ जाएगी। वर्ड है ट्रेनी, वर्ड है प्रोबेशनर, वर्ड है मेंटी। एक वर्ड होता है अंग्रेजी का नियो। नियो का मतलब होता है नया, और वहीं से वर्ड बना है नियोफाइट,
वहीं से वर्ड बना है क्या, नियोफाइट। नियोफाइट का भी मतलब कोई ताजा ताजा नया नया किसी फील्ड में आया है ट्रेनिंग के लिए, उसको हम नियोफाइट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, नियोफाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी आईपीएल चल रहा था, अर्शदीप सिंह जो है क्या थे, नियोफाइट थे। सॉरी, जो अभी एशिया कप चल रहा था तो अर्शदीप सिंह क्या थे, नियोफाइट थे, नए नए आए थे। वर्ड है ट्रेनी, वर्ड है प्रोबेशनर, वर्ड है मेंटी, वर्ड है नियोफाइट। ये शब्द तो सभी ने सुना होगा। बिगिनर, बिगिनर, बिगिन का मतलब होता है शुरुआत, जो सीखने की शुरुआत करेगा उसे बिगिनर ही तो कहेंगे। क्या कहेंगे, बिगिनर ही तो कहेंगे। वर्ड हो गया ट्रेनी, सारे रिपीट करिए फटाफट से। ओरिजिनल वर्ड अप्रेंटिस, ओरिजिनल वर्ड अप्रेंटिस, फटाफट से सारे के सारे सिनोनिम्स देखिए एक बार। ट्रेनी, प्रोबेशनर, मेंटी, नियोफाइट सारे ही इंपॉर्टेंट है। बिगिनर, एग्जाम का हॉट 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 फेवरेट नॉविस, और एग्जाम का हॉट फेवरेट नॉविस। नॉविस का भी मतलब नया नया होता है। स्पेशली नॉविस तब यूज करते हैं जब कोई नया नया आए और अनस्किल्ड हो, जिसके पास स्किल की कमी हो, जो नया नया दाखिल हो रहा हो। ठीक है, मैंने ज्यादा क्यों लिखे हैं यहां पर, क्योंकि मुझे ये सारे ही जरूरी लगे। ट्रेनी, प्रोबेशनर, मेंटी, नियोफाइट, बिगिनर और नॉविस। और नॉविस, अब देखिए इतने सारे सिनोनिम्स हैं, लेकिन इन सिनोनिम्स पर अकेला एक ही एंटोनिम भारी है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट आता ही आता है, कलके में ही है, और वर्ड है वेटरन। वर्ड क्या है, वेटरन। वर्ड क्या है, वेटरन। वेटरन का मतलब वो होता है कि जिसको किसी चीज का वास्ट एक्सपीरियंस हो, जिसकी पूरी जिंदगी उसी चीज को सीखते हुए निकल गई हो। कल जब ये अभी मैं आपको न्यूज पढ़ा रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, तो यहां पर कहा था, न्यूज़पेपर में था, द वेटरन लीडर। द वेटरन लीडर, क्योंकि सालों से कांग्रेस को क्या कर रहे हैं, सालों से कांग्रेस के ये साथ हैं, तो कैसे लीडर हुए, वेटरन लीडर हुए। कैसे लीडर हुए, वेटरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेटरन का मतलब होता है जिसके पास उस फील्ड में सालों का एक्सपीरियंस हो, सालों का अनुभव हो, उसको हम बोलते हैं वेटरन। क्या बोलते हैं, वेटरन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, न्यूज क्या था, न्यूज क्या था, देखिए, निहोंशु साक जीआई के लिए नॉमिनेट किया जापान ने। वर्ड है अप्रेंटिस। क्या था वर्ड, अप्रेंटिस। आगे आ जाते हैं, यह भी बढ़िया समाचार है, कल के न्यूज़पेपर में था। आपको पता है हमारे देश में जो प्राचीन सभ्यता है उससे रिलेटेड बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नॉन सोशल एलिमेंट्स हैं जहां से वो लोग उस जगह से हमारी जो एंटीक आइटम्स हैं, क्या हैं, एंटीक आइटम्स हैं, पुराने आइटम्स हैं, चुरा कर बेच देते हैं। कहां पर, विदेशों में, क्योंकि विदेशों में एंटीक्स की बहुत ज्यादा हाई डिमांड होती है। तो एक सवाल यहीं से बना हुआ है, इंटर्न भी हो सकता है, बिल्कुल एक सवाल यहीं से बना हुआ है, और सवाल है कि विच कंट्री हैंडेड ओवर 307 एंटीक आइटम्स। किसी देश ने 307 एंटीक आइटम्स जो हैं, जिनकी वैल्यू लगभग $4 मिलियन है, भारत को वापस किए हैं इन आ रिपैट्रिएशन सेरेमनी। रिपैट्रिएशन क्या होता है इसको मैं बताऊंगा। रिपैट्रिएशन का मतलब है चीज जिसकी है उसको लौटा देना, चीज जिसकी है उसको लौटा देना। पूछा जा रहा है कौन से देश ने 307 एंटीक आइटम जो हैं जिनकी वैल्यू $4 मिलियन है, भारत को वापस कर दिए हैं। आंसर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस ऐसे बनाए हुए हैं। भारत का रशिया से रिलेशन बहुत अच्छा है, यूनाइटेड किंगडम हमारी ज्यादातर चीजें चुरा के ले गए थे, तो यह भी आंसर मालूम पड़ता है, यह भी आंसर मालूम पड़ता है। श्रीलंका में हमारा इतिहास छुपा हुआ है, यह भी आंसर मालूम पड़ता है। लेकिन इनमें से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है यूएसए। इसका राइट आंसर क्या है, यूएसए एक ऐसा देश है जिसने 307 एंटीक आइटम्स को भारत को लौटाया है, जो कभी किसी वक्त पर
चुरा कर ले जाए गए थे। कहां पर? वहां पर। या तो वहां की सरकार ने उनको जब्त किया है या हासिल किया है, और वो क्या कर रहे हैं, इसको वापस लौटा रहे हैं भारत को। कैसी सेरेमनी में? रिपैट्रिएशन सेरेमनी में। किसमें? रिपैट्रिएशन का मतलब है जिसकी चीज है उसको वापस दे देना, जिसकी चीज है उसको वापस दे देना, उसको हम रिपैट्रिएशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रिपैट्रिएशन कहते हैं। 307 कीवर्ड्स देखिए, याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं आप। 307 एंटीक आइटम्स $4 मिलियन के वापस किए गए इंडिया को। किसने किए? यूएसए ने किए। किसने किए? यूएसए ने जो है वो इन्होंने वापस किए हैं। आगे बढ़ जाइए फटाफट से। वर्ड देखिए, रिपैट्रिएशन चमक रहा है दूर से ही। समाचार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यूएस हैंड्स ओवर 307 एंटीक आइटम्स वैल्यूड एट नियरली $4 मिलियन टू इंडिया। ये बढ़िया सी तस्वीर भी लगाई हुई है इनमें से कुछ आइटम्स की जो कि वापस मिलने वाले हैं। अब देखिए, ये सारा जो सामान है ये भारत को वापस कहां पे किया जा रहा है? एक सेरेमनी है, सेरेमनी का नाम है रिपैट्रिएशन सेरेमनी। रिपैट्रिएशन सेरेमनी। बजरंगी भाईजान आप सबने देखी है, तो यहां पर आपको पता है ये बजरंगी भाईजान है, ये मुन्नी है। कहां लेके जा रहे थे? वापस उसके देश। क्यों? क्योंकि वहीं से तो वो आई थी, उसकी घर वापसी हो रही थी। तो भैया जो चीज वापस उसी के ओरिजिन में भेज दी जाए उसको हम क्या कहते हैं? रिपैट्रिएशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रिपैट्रिएशन कहते हैं। जहां से घर वापसी, जहां से आए हो वहीं चले जाने के लिए, जहां से कोई चीज आई है वहीं उसके पास वापस चली जाए, उसको हम रिपैट्रिएशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रिपैट्रिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपैट्रिएशन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इनके डायरेक्ट सिनोनिम्स कोई नहीं है, लेकिन नियरेस्ट भी पूछे जाते हैं। तो दो वर्ड याद रखिएगा। इमिग्रेशन क्या है? इमिग्रेशन, कहीं कोई चीज आ जाना, और रिहैबिलिटेशन दूसरा वर्ड क्या है? रिहैबिलिटेशन। इमिग्रेशन और रिहैबिलिटेशन नियरेस्ट सिनोनिम्स है, एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि इनका पूछा जाने का चांस कम होगा। फोकस अगर एग्जाम बनाएगा तो बनाएगा कहां पर? फोकस बनाएगा इनके एंटोनिम्स पर बनाएगा, जो कि एग्जैक्ट है। देखिए, कोई चीज घर भेजी जा रही है तो वो क्या है? रिपैट्रिएशन है। क्या है वो? रिपैट्रिएशन है। ठीक है, कोई चीज घर भेजी जा रही है तो वो रिपैट्रिएशन है। किसी चीज को घर से भेजा जा रहा है कि भैया तुम रहने लायक नहीं हो, बाहर तड़ी पार कर दिया तुम्हें। तड़ी पार को क्या कहते हैं? एग्जाइल। क्या कहते हैं? एग्जाइल। जहां तुम्हारा खुद का ही ओरिजिन, खुद का ही देश तुम्हें स्वीकार करने से मना कर दे और कहे तुम यहां पर दाखिल नहीं हो सकते, तुम बाहर रहोगे। तुम कहां रहोगे? बिल्कुल स्वाति, एमिग्रेशन कैन बी द ऑपोजिट। कहां रहोगे? बाहर रहोगे। कहां रहोगे? बाहर रहोगे। उसको हम क्या कहते हैं? एग्जाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जाइल कहते हैं। और वही वर्ड है बैनिशमेंट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बैनिश, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्ड है क्या? बैनिश। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाइल और बैनिशमेंट। एग्जाइल और बैनिशमेंट बोथ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड्स। क्या किया जा रहा है? 307 एंटीक आइटम्स को वापस भारत भेजा जा रहा है। कैसी सेरेमनी में? रिपैट्रिएशन सेरेमनी में। रिपैट्रिएशन का उल्टा बाहर भेज दिया, निकाल के फेंक दिया। बैनिशमेंट, बाहर भेज दिया, निकाल के फेंक दिया। डिपोर्ट, डिपोर्ट करने का भी मतलब क्या है? आपने सुना होगा अक्सर न्यूज़पेपर में कि वहां से इमिग्रेंट्स आ गए थे, कि बांग्लादेश से भारत में आ गए, कि पाकिस्तान से भारत में आ गए, दोबारा उनके देश भेज देना, उसको क्या कह देते हैं? डिपोर्ट करना। क्या कह देते हैं? उसको डिपोर्ट करना कहते हैं। तो डिपोर्ट करना मतलब आने ही ना देना, वापस वापस भेज देना। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्साइल, बैनिशमेंट और डिपोर्टेशन। एक्साइल, बैनिशमेंट और डिपोर्टेशन जो है वो तीनों वर्ड है। ओरिजिनल वर्ड है एंटीक आइटम का मतलब पुरानी चीजें, पुरातत्व जमाने की चीजें जो वैल्यू रखती हैं, जो क्या रखती हैं? वैल्यू रखती हैं, उसको एंटीक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए जरा फटाफट से।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समाचार है, कुछ बढ़िया किया है सरकार ने, काफी टाइम से हमारे किसान वगैरह डिमांड भी कर रहे थे इसकी। क्या सवाल है, देखिए सवाल है, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस्ड एन इंक्रीज ऑफ डैश इन द एमएसपी ऑफ राबी क्रॉप्स। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रबी फसलों के लिए एमएसपी में डैश प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। वृद्धि की घोषणा की है। रबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं? ये वीट है, बार्ली है, पी है, ग्राम वगैरह है, ये रबी क्रॉप्स होते हैं। एमएसपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या मतलब होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि इससे कम इतनों में ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कम से कम इसकी इतनी कीमत तो इवैल्यूएट होनी चाहिए, कम से कम इसकी इतनी कीमत तो इवैल्यूएट होनी चाहिए। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि कैबिनेट कमिटी ने इकोनॉमिक अफेयर्स की इन फसलों की एमएसपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? कल समाचारों में था, आज भी है, 2% से 9%, 2% टू 9% का जो है वो इजाफा किया गया है। 2% टू 9% का जो है वो इजाफा किया गया है इसमें। 2% टू 9% का जो है इजाफा किया गया है। याद रखिएगा, किसने किया है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2 to 9% का जो है इजाफा किया हुआ है। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, पहली बार क्लास लगा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। ये जो क्लास है, इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा। मैंने आप सभी को ये भी कमिट किया था कि 5 सेशन जब हो जाएंगे तो उसका एक रिवीजन मैं आपको वर्कशीट में दूंगा। तो वो जो रिवीजन की शीट है वो भी आपको शाम को 6 बजे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप अपडेटेड रहें। एक और इंपॉर्टेंट खबर, बहुत ही जल्दी विद इन 10 या 12 डेज आपसे फीडबैक लेकर मैं कोई ना कोई एक फ्री कंप्लीट बैच स्टार्ट करूंगा। हो सकता है वो बैच रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो या हो सकता है वो बैच ग्रामर का हो, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप लोगों से मुझे कैसा फीडबैक मिलेगा। तो उसकी भी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। याद रखिएगा, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं, या तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो मैं प्रमोशनल वेंचर से नहीं पढ़ाता कि 3 चीजें पढ़ा दी, 4 छोड़ दी, 4 पढ़ा दी, 5 पढ़ा दी। अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कंप्लीट नॉलेज ज्यादा जरूरी है रादर देन टुकड़ों में पढ़ना। बात समझ में आ रही है? तो जो भी है वो आपको अपडेट कहां पर मिलेगा? यहीं पर मिल जाएगा। अब देखिए 2% से 9% जो है वो बढ़ाया गया। अब इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें और हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। पहला, कि यहां से एक सवाल यह भी आ सकता है आपके पास कि जो वीट है उसकी एमएसपी क्या रखी गई है? जो वीट क्रॉप है उसकी एमएसपी क्या रखी गई है? तो उसकी क्या रखी गई है? एमएसपी उसकी है 2125 रुपए। क्या है? 2125 रुपए जो है इसकी एमएसपी जो है वो रखी गई है। तो यहां से ये सवाल बन सकता है। इंपॉर्टेंट शब्द है, 2% से 9% तक जो है वृद्धि की गई है। अब देखिए यहां से एक बढ़िया सा शब्द है, शब्द कहां पर यूज किया गया है ये मैं आपको सार बता देता हूं, कहां पे ये शब्द किया गया। सार ये है कि ये कह रहे हैं कि सरकार एमएसपी अनाउंस नहीं कर रही थी, तो किसान इस बात को लेकर चिंतित थे कि या तो एमएसपी में बढ़ोतरी होगी ही नहीं, और अगर बढ़ोतरी हुई भी या तो होगी ही नहीं, और अगर हुई भी तो कैसी होगी? पोल्ट्री होगी। कैसी होगी? पोल्ट्री होगी या पैल्ट्री होगी? कैसी बढ़ोतरी होगी? पोल्ट्री होगी या पैल्ट्री होगी? क्या होगी? पोल्ट्री होगी या फिर क्या होगी? पैल्ट्री बढ़ोतरी होगी। PALTRY। किसानों को डर था या तो किसानों को डर था कि या तो इंक्रीज होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो ये पोल्ट्री इंक्रीज होगा। पोल्ट्री का मतलब टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड यूजफुल, बहुत ही कम, बहुत ही छोटा, बहुत ही नेग्लिजिबल, उसका मतलब होता है पोल्ट्री। रिलेट करने के लिए मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है, जीरो मूवी आपने देखी होगी। शाहरुख खान क्या थे? पोल्ट्री थे, छोटे से थे। टू स्मॉल क्या वर्ड है? टू स्मॉल क्या वर्ड है? टू स्मॉल क्या है?
टू स्मॉल, वर्ड है टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड, इतना छोटा कि किसी काम का ही ना हो, टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड यूजफुल, टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड यूजफुल। एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? वर्ड है मीगर। क्या है? मीगर। वर्ड क्या है? मीगर। बहुत ही कम, बहुत ही कम। क्या हम कहते हैं यार उसकी तो बहुत ही मीगर सैलरी है, उसकी तो बहुत ही मीगर सैलरी है, उसमें तो बहुत ही मीगर इंप्रूवमेंट हुआ है, उसमें तो बहुत ही मीगर इंप्रूवमेंट हुआ है। मतलब इतना कम कि ना के बराबर ही हो, इतना कम कि ना के बराबर ही हो। वर्ड है मीगर। वर्ड क्या है? मीगर। एक चीज होती है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि देखकर पता चले भैया कुछ हुआ है, पता ही ना चले तो इनसिग्निफिकेंट है, पता ही ना चले तो इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट मतलब नोटिस ही ना किया है, नोटिस में ही ना आए। नोटिस में क्या नहीं आएगा? व्हेन समथिंग इज टू स्मॉल, राइट। दो वर्ड्स हो गए हमारे, पहला है मीगर, पहला है मीगर और दूसरा क्या है? इनसिग्निफिकेंट। पहला है मीगर, दूसरा क्या है? insignificant. The first one is meager, the second one is insignificant. The first one is meager, the second one is insignificant. The first one is meager, the second one is insignificant. तीसरा वर्ड है ट्रिफलिंग। तीसरा वर्ड क्या है? ट्रिफलिंग। तीसरा वर्ड क्या है? ट्रिफलिंग। कुछ लोग इसको ट्राइफलिंग भी बोलते हैं, लेकिन राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? ट्रिफलिंग है। क्या है? ट्रिफलिंग। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज ट्रिफलिंग। तीन शब्द हो रहे हैं हमारे, पहला है मीगर, दूसरा है इनसिग्निफिकेंट, तीसरा है ट्रिफलिंग। मीगर, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिफलिंग। मीगर, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिफलिंग। चौथा है स्कैंटी। चौथा क्या है? स्कैंटी। SCANTY, SCANTY। किसानों को लग रहा था कि या तो MSP में बढ़ोतरी होगी ही नहीं, और अगर होगी तो कैसी होगी? पोल्ट्री होगी, ना के बराबर होगी, बहुत ही कम होगी, मीगर होगी, इनसिग्निफिकेंट होगी, ट्राइफलिंग होगी, या फिर स्कैंटी होगी। या फिर क्या होगी? स्कैंटी होगी। रिपीट कर दीजिए, घोल के पी जाइए अच्छे से इन चारों वर्ड्स को। ना के बराबर का उल्टा पर्याप्त। पर्याप्त इज इनफ। पर्याप्त इज इनफ। इसका उल्टा क्या हुआ? इनफ। एंटोनिम क्या हुआ? इनफ। कोई चीज अगर ना के बराबर है और कोई चीज अगर पर्याप्त है तो ये एक दूसरे के क्या हुए? ऑपोजिट हो गए मेरे भाई। ऑपोजिट का मतलब क्या है? एंटोनिम है। तो हमारा जो पोल्ट्री वर्ड है या पेल्ट्री वर्ड है, इसका जो ऑपोजिट है वो है इनफ, और इनसिग्निफिकेंट का उल्टा सिग्निफिकेंट तो कोई भी बता ही देगा। क्या है? सिग्निफिकेंट कोई भी बता ही देगा। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। पढ़िए जरा, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। मैंने थोड़ा सवाल का नजरिया चेंज किया है जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शामिल कर सकूं इसमें। देखिए क्या कहा जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग BCCI's एनुअल जनरल मीटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कहा जा रहा है कि नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं BCCI के एनुअल मीटिंग के रिगार्डिंग, ये बताओ इनमें से गलत कौन सा है। इनमें से गलत कौन सा है मैं समझा देता हूं। पहला स्टेटमेंट है कि रॉजर बिन्नी जो है उनको 36वां प्रेसिडेंट बनाया गया है BCCI का। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, एग्जाम में आने का चांस है। खबर एकदम सही है कि रॉजर बिन्नी जी जो हैं उनको 36th प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है। किसका? BCCI का। इस न्यूज को मैं पहले भी कवर कर चुका हूं। दूसरी न्यूज है कि जो अरुण सिंह धूमल है, अरुण सिंह धूमल है, ये अनुराग ठाकुर जी के भाई हैं। ये जो अरुण सिंह धूमल हैं इनको अपॉइंट किया गया है इंडियन प्रीमियर लीग का मेंबर। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्या है? एकदम सही है। ये भी बिल्कुल एकदम सही है। BCCI का प्रेसिडेंट कौन? रॉजर बिन्नी। कौन से वाले? 36th वाले। अरुण सिंह धूमल IPL से रिलेटेड है। उससे भी बहुत ही ज्यादा जरूरी खबर वो खबर है कि BCCI ने अप्रूव किया है कि पहला IPL किसके लिए? विमेन के लिए। विमेन के लिए जो पहला IPL है वो कब होगा? 2023 में। 2023 में
पहला विमेन एडिशन ऑफ आईपीएल जो है वो शुरू होने जा रहा है। तीनों ही खबरें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, याद रखिएगा, फिक्स कर लीजिएगा दिमाग में। चौथा है कि जे शाह जो हैं उनको दोबारा से इंडक्ट कर दिया गया है सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। ये भी बिल्कुल सही समाचार है। चारों के चारों न्यूज एकदम एक्यूरेट है, टू द पॉइंट है, इनमें किसी में भी गलती नहीं है। याद रखिएगा चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉजर बिन्नी 36वें प्रेसिडेंट बने बीसीसीआई के। दूसरा जो न्यूज है अरुण सिंह धूमल का रिलेशन आईपीएल के साथ। तीसरा जो न्यूज है विमेन का आईपीएल 2023 में इनॉग्रेट होने जा रहा है। और चौथा जो न्यूज है वो है जे शाह जो है उनको दोबारा से बनाया जा रहा है सेक्रेटरी बीसीसीआई का। ठीक है, ये हमारे चारों इंपॉर्टेंट खबर हैं। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट है ऑब्वियसली, लेकिन आंसर से ज्यादा गौर इन फैक्ट्स पर करिएगा, बहुत जरूरी है। अब देखिए एक बढ़िया सा शब्द आया है, पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था, इसका सिनोनिम भी पूछा गया था आईबीपीएस में फ्रेजल वर्ब की तौर पर, और ओरिजिनल वर्ड भी पूछा गया था। क्या कहा जा रहा है मैं आपको समझा देता हूं। ये जो कल मीटिंग हुई है ना ये बीसीसीआई वालों की, इसमें एक इंटरेस्टिंग काम किया। इन्होंने सारे जो लोग भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे उनको रिफ्रेन कर दिया। क्या कर दिया? रिफ्रेन कर दिया। किस बात से? इन्होंने कहा कि आप कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है मीटिंग में नहीं लेके आ सकते, कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस मीटिंग में लेकर नहीं आ सकते, मोबाइल फोन नहीं ला सकते, बाकी चीजें नहीं ला सकते, कोई भी आप रिकॉर्डिंग डिवाइस ला नहीं सकते। क्या कर दिया? रिफ्रेन कर दिया। रिफ्रेन ये नाउन नहीं है, वर्ब है, याद रखेंगे, ये गलत लिख गया। ठीक है, ये क्या है? वर्ब है। रिफ्रेन का मतलब है रोक दिया। इस मीटिंग में रोक दिया लाने से क्या? मोबाइल फोन या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस। रिफ्रेन का मतलब रोक देना। क्या कर देना? रोक देना। बहुत ही बढ़िया शब्द है, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे। पहला वर्ड है एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है पाबंदी लगा देना। पाबंदी लगा देना। क्या है? पाबंदी लगा देना। टीचर ने कहा तुम मेरी क्लास में दाखिल नहीं हो सकते। यू आर एब्स्टेन्ड फ्रॉम एंटरिंग माई क्लास। यू आर एब्स्टेन्ड फ्रॉम एंटरिंग माई क्लास। पाबंदी लगा देना इज एब्स्टेन। मुझसे दूर रहो, मुझसे मेरे पास मत आना। यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ। यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ। आईबीपीएस का पूछा हुआ फ्रेजल वर्ब है ये। यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ। यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ। एब्जॉर कर देना, रोक लगा देना। इलीगल लिकर क्या है? एब्जॉर्ड है। क्या है ये? एब्जॉर्ड है। तीसरा वर्ड एब्जॉर। तीसरा वर्ड क्या है? एब्जॉर। रिटेन का मतलब रोक कर रखना होता है। रिटेन का मतलब रोक कर रखना होता है, पाबंदी लगाना नहीं होता। चौथा वर्ड है फोरगो। चौथा वर्ड क्या है? फोरगो। FOREGO। द फोर्थ वर्ड इज फोरगो। याद रखिए सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है एब्स्टेन, दूसरा वर्ड है स्टीयर क्लियर ऑफ, तीसरा है एब्जॉर, चौथा है फोरगो। एब्स्टेन, स्टीयर क्लियर ऑफ, एब्जॉर, फोरगो। एब्स्टेन, स्टीयर क्लियर ऑफ, एब्जॉर, फोरगो। एब्स्टेन, स्टीयर क्लियर ऑफ, एब्जॉर, फोरगो। मेरे लिए एक बार आप सारे के सारे इनको रिपीट कर दीजिए उसी एनर्जी और उसी डेडिकेशन के साथ फटाफट से, फिर मैं एंटोनिम्स की तरफ जाऊंगा। चलिए, इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं सबमिट टू, सकम्ब टू, सरेंडर टू। ठीक है, एक तो होता है रोकथाम लगा देना। क्या कर देना? रोकथाम लगा देना, पाबंद कर देना। एक होता है खुद ही जाके वहां चले जाना, सरेंडर कर देना, सकम्ब कर देना और सबमिट कर देना। जब आप अपनी नोटबुक सबमिट करते थे तो क्या रोकथाम लगा देते थे? नहीं, उल्टा उनको ही दे देते थे। तो वहीं से ये तीन वर्ड्स हैं हमारे, सबमिट, सकम्ब और सरेंडर। तीन वर्ड्स हैं हमारे, सबमिट,
सकम्ब और सरेंडर, सबमिट, सकम्ब और सरेंडर, सबमिट, सकम्ब और सरेंडर, सबमिट, सकम्ब और सरेंडर। तीनों के बाद ही टू लगता है, तीनों के बाद ही टू लगता है। सकम्ब का बेसिकली मतलब होता है घुटने टेक देना, घुटने टेक देना, और वही सिमिलर मीनिंग तीनों का है। सरेंडर का भी मतलब समर्पण, आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है। तो ये ही तीनों आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला वर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, एक आईआईएम ने कुछ बनाया है। क्या बनाया है देखिए, एज पर रिपोर्ट डैश हैज डेवलप्ड टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स यूजर्स टू फील टेक्सचर ऑफ इमेजेस। अभी तक क्या होता है, जो टच स्क्रीन होता है उसमें हम टच करते हैं, हम कुछ फील नहीं कर पाते। कि मान लीजिए मैं एक कपड़े पर टच कर रहा हूं, तो मुझे ये थोड़ी ना पता चलेगा टच करके कि वो कपड़ा कैसा महसूस होता है, राइट। लेकिन आईआईएम ने एक तकनीक बनाई है जिसके सहारे अगर आप किसी टेक्सचर पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए आप किसी कपड़े पर क्लिक कर रहे हैं, तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसका टेक्सचर भी महसूस कर सकते हैं कि वो कैसा है, कि वो कॉटन जैसा मालूम पड़ता है, कि वो पॉलिस्टर जैसा मालूम पड़ता है, कि वो किसी और प्रकार का मालूम पड़ता है। और ये तकनीक जो है आईआईएम में किसी ने बनाई है। सवाल आएगा कौन से आईआईएम ने इस तकनीक को बनाया है। इस तकनीक का नाम रखा गया है आईटैड। क्या नाम, आईपैड से याद कर लेना, क्या नाम रखा गया है, आईटैड जो है इसका नाम है। क्या नाम है इसका, आईटैड जो है इसका नाम है। और ये तकनीक जो बनाई है वो बनाई है आईआईटी मद्रास ने। किसने बनाई है, आईआईटी मद्रास ने जो है इस तकनीक को बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, तकनीक का नाम क्या है, आईटैड है। इसके सहारे क्या कर सकते हैं, जो इमेजेस हैं उनका टेक्सचर पता कर सकते हैं, उनके टेक्सचर को महसूस कर सकते हैं, उसके टेक्सचर को महसूस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्या वर्ड है, आईटैड नाम है, टेक्सचर पता कर सकते हैं, टच स्क्रीन है। आईआईटी मद्रास ने इसको जो है वो बनाया हुआ है, आईआईटी मद्रास ने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। वर्ड आ रहे हैं जो डिस्कस कर रहे हैं, इनक्यूबेटेड। अच्छा शब्द है, मतलब मैं समझा देता हूं पहले। ये कई रेफरेंस में यूज होता है। जब कोई एग होता है, एग जब अंडा होता है, तो जब अंडा आ जाता है तो एकदम तो उसमें से चिकन निकलता नहीं है, ठीक है, समय लगता है। वो जो समय होता है उस समय को कहा जाता है इनक्यूबेशन पीरियड। क्या कहा जाता है, इनक्यूबेशन पीरियड। जहां पर मदर हैन, जो मदर हैन है, उस अंडे को वो माहौल देती है जिससे कि उसमें से चिकन जो है पनप सके, राइट। उस माहौल, उसको गर्म रखती है, उस जगह को, उस माहौल को, अपने आसपास उस टेम्परेचर को मेंटेन करती है। हिंदी में इसको कहते हैं सेना। क्या कहते हैं, वो आर्मी वाली सेना नहीं, किसी चीज को सेना, ठीक है। उसी के लिए वहीं से वर्ड बना हुआ है इनक्यूबेटेड। वहीं से वर्ड बना हुआ है क्या, इनक्यूबेटेड। वहीं से वर्ड बना हुआ है क्या, इनक्यूबेटेड। इनक्यूबेटेड का असली मतलब क्या होता है, असली मतलब तो वही है, एग्स के रिलेशन में यूज होता है। जब मदर हैन ऐसा माहौल दे कि उसमें से बच्चे पनप पाए, तो उस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। लेकिन एक और रेस्पेक्ट में भी यूज होता है, टू कॉज और एड द डेवलपमेंट ऑफ। किसी चीज के बारे में, मान लीजिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है और वो मेरे अंदर ही है, मैं कोई प्लान बना रहा हूं, कुछ बड़ा करूंगा, ठीक है, और मैं सोचता जा रहा हूं, उसको अपने मन में डेवलप कर रहा हूं, अपनी टीम के साथ डेवलप कर रहा हूं, और अचानक से कुछ बड़ा कर दूं। तो वो जो पीरियड था ना, जिस पीरियड में हम सोच रहे थे, डेवलप कर रहे थे, उस पीरियड को भी इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। जब हम किसी चीज को चोरी छुपे डेवलप कर रहे हो या बिना शोर शराबे के डेवलप कर रहे हो, जब हम किसी चीज को बिना शोर शराबे के डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसको भी इनक्यूबेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, इनक्यूबेटेड। तो ये जो आइडिया है आईआईटी मद्रास का, ये आइडिया ऐसा थोड़ी ना कि एकदम इन्होंने लॉन्च कर दिया, ये काफी दिनों तक इनक्यूबेटेड पीरियड में रहा। किसमें रहा, इनक्यूबेटेड पीरियड में रहा। काफी दिनों तक इस पर काम चला, डेवलपमेंट चला। दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक वर्ड है ब्रूड और दूसरा वर्ड है हैच। हैच का मतलब भी क्या होता है, जब कोई हैन
अंडे के ऊपर बैठ जाती है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, उसे हैचिंग कहते हैं। और ब्रूड का भी सेम ही मतलब होता है। तो इसके दो सिनोनिम्स हैं, वो याद रख लीजिए, ब्रूड और हैच। ऐसा माहौल देना जिससे कि किसी चीज का डेवलपमेंट हो पाए, ऐसा माहौल देना जिससे कि किसी चीज का क्या हो पाए, डेवलपमेंट हो पाए। और इसका जस्ट उल्टा है हिंडर, डेवलपमेंट ना होने की जगह उसको रोक देना, बीच में कोई ना कोई हर्डल पैदा कर देना। और है डिस्करेज। हालांकि इसके एंटोनिम उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, इसके सिनोनिम इंपॉर्टेंट रहेंगे। वर्ड है ब्रूड और हैच। वर्ड क्या है, ब्रूड और हैच जो है वो हमारा वर्ड है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा ये। अब इसके बाद ना मैं वर्ड्स डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वर्ड्स मैं बहुत सारे डिस्कस कर चुका हूं। अब ये क्विक न्यूज है जो हमने कल या परसों में देखी है, ये क्विक न्यूज है जो फटाफट 30-30 सेकंड में हम इनको निपटाएंगे। हम सेशन के अंत पर हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हु विल बी द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर ऑन यूएस करेंसी। यूएस की जो करेंसी है उसमें आज तक कोई भी एशियन अमेरिकन फीचर नहीं हुआ। पहली या पहला एशियन अमेरिकन जो यूएस करेंसी में फीचर होगा वो कौन है? ऑप्शन देखिए, जैकी चैन, एना मे वोंग, आंसर कल्पना चावला, टाइगर वुड्स। इसका आंसर है एना मे वोंग। एना मे वोंग ये एक एक्ट्रेस थी अमेरिका में, ठीक है। 1961 से ये शायद जन्मी थी, 1961 में इनका देहांत हो गया। तो ये एक एक्ट्रेस है अमेरिका की जिनको जो यूएस करेंसी है, कौन सी करेंसी, क्वार्टर, क्वार्टर पर इनकी जो है तस्वीर आएगी। ये पहली क्या बनी है, एशियन अमेरिकन है, पहली एशियन अमेरिकन है जो यूएस की करेंसी में फीचर होंगी। नाम याद कर लीजिए, एना मे वोंग। क्या नाम है, एना मे वोंग पहली ऐसी पर्सन बनेंगी जो यूएस की करेंसी में दिखाई देंगी। आज तक कोई दिखाई नहीं दिया। ऑप्शंस हैं, आंसर है एना मे वोंग। फटाफट से आते हैं, निपटाते हैं दूसरे वाले को। कल न्यूज में एक समाचार आया था कि एक टाइगर को भेज दिया गया है, कहां पर, सरिस्का टाइगर रिजर्व में भेज दिया गया है। तो सवाल यह है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो न्यूज में देखा जा रहा है ये कौन से स्टेट में है, ये कौन से स्टेट में है? ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है आखिर ये कौन से स्टेट में है? सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये कौन से स्टेट में है? सरिस्का टाइगर रिजर्व है, कौन से स्टेट में है? कौन से स्टेट में है? आंसर दीजिए। ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है आखिर ये कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु जो है वो इसके ऑप्शन है। आंसर है इसका बी, राजस्थान। आंसर है इसका बी, राजस्थान। ये राजस्थान में जो है वो लोकेटेड है, ये राजस्थान में जो है वो लोकेटेड है। अगले समाचार पे आते हैं। ये भी बढ़िया समाचार है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप्ड अमंग ऑल ग्रुप ए मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडीज फॉर रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रीवियंसेस। मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूं। ये पूछ रहे हैं कि बताओ किसने टॉप किया है, कहां पर से, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने टॉप किया है, किस चीज में, पब्लिक ग्रीवेंसेस को निपटाने में। पब्लिक ग्रीवेंसेस मतलब लोगों की शिकायतों को निपटाकर पहले नंबर पर कौन सी मिनिस्ट्री रही है? तो भैया इसका आंसर है UIDAI। UIDAI जो है एक बार फिर से टॉप पर रही है पब्लिक ग्रीवेंसेस के मामले में, लोगों की शिकायतों को निपटाने के मामले में। आधार आपको पता है इसी से जुड़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, जरा देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो CGA है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, SSC के बच्चों को पता होगा, एज पर रिपोर्ट डैश टुक चार्ज एज अ 27th कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स CGA ऑफ इंडिया। किसने जो है चार्ज लिया CGA के तौर पर? तो याद रखिएगा भारती दास जो है इसका आंसर है। भारती दास जो है उन्होंने CGA के तौर पर जो है कार्यभार संभाला है।
किसका, सीजीए के तौर पर जो है कार्यभार संभाला है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये बेटा हमारा आज का सेशन था। होपफुली आपको ये बढ़िया लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, आपके दिमाग में भी रहा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम को 6 या 7 बजे तक पिछले 5 जो सेशंस हैं उनका आपको रिकैप दे पाऊं वर्कशीट की फॉर्मेट में। दूसरा, आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको अभी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं क्लास होने के बाद 1-2 घंटे के अंदर 5 मिनट लगाकर इसको रिवाइज कर लीजिएगा, लंबे समय तक ये आपके दिमाग में रहेगा और होपफुली एग्जाम तक रहेगा। एक जगह ढंग से सेव करके रखिएगा ताकि लास्ट टाइम में जब रिवीजन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत ही जल्दी आगे आने वाले दिनों में मैं प्रीवियस मंथ का भी वोकैब लेकर आ रहा हूं, जहां पर आपको, जिससे कि आपको जो निकल गया, जो पूछा जाएगा, वो भी आपको कमी महसूस ना हो, वो भी आपको जो है वो तैयार हो जाए। चलिए इसी कमिटमेंट के साथ कि कल दोबारा 8 बजे हम लोग मिलेंगे, उतनी ही एनर्जी से मिलेंगे, उतनी ही डेडिकेशन से मिलेंगे। मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू वेरी मच।